control. So which of the following items does the auditor need? मेरा सैम्पलिंग पार्ट बाकी है ना, तो हम कोई और स्टिमुलेशन करें? वैसे इट्स वेरी सिंपल, ये कर लेते हैं, 5 मिनट का ही काम है, बाकी नेक्स्ट पे। इसमें बस आपको ये बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके सैंपल साइज को अफेक्ट करेंगे व्हेन यू आर डूइंग द एट्रीब्यूट सैम्पलिंग, मींस व्हेन यू आर doing the sampling to check for test of control. So first is your projected rate. Yes, it will affect. नहीं, it won't affect. Yes. Okay. Next is low risk of accessing control risk too low, कि आप अगर कंट्रोल रिस्क को बहुत कम लेकर चल रहे हो, सो रिस्क ऑफ एक्सेसिंग कंट्रोल रिस्क टू लो. सो व्हाट इज द रिस्क that is associated with accessing control risk too low, whether it will affect your sample size or not? Yes, it will affect. Yes. Next is reliability level. ये लेवल ये डिफाइन करता है ना, हम कितना रिलाय कर सकते हैं सैंपल पे? Yes. Yes. Yes, it will affect. मतलब कितना रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो, बेसिकली. Okay. Yes, it will affect. Okay. सैंपल साइज को अफेक्ट करेगा? Are you sure? मतलब सैंपल साइज, जब हम सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए या तो आप स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर सकते हो या आप प्रोफेशनल जजमेंट यूज कर सकते हो. हाँ, ठीक है, उसमें सैंपल साइज डिसाइड करते वक्त हमारे 4-5 फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, जैसे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन हो गया, आपका रिस्क ऑफ एक्सेसिंग कंट्रोल रिस्क हो गया, और आपका पॉपुलेशन होगी बेसिकली. तो ये 4-5 फैक्टर्स आते हैं. सो आपको इसमें बताने हैं कि कौन से अफेक्ट कर सकते हैं और कौन से नहीं. सो रिलायबिलिटी फैक्टर, डू यू थिंक इट रियली अफेक्ट योर सैंपल साइज? नहीं. नेक्स्ट इज रैंडम नंबर टेबल. रैंडम नंबर टेबल, कोई भी रैंडम नंबर की टेबल उठा ली हमने. नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड एरर रेट. हाँ, फर्क पड़ सकता है. Yes. Okay. Next is your standard deviation. स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब मीन मीडियन मोड, वो है ना? Yes, standard deviation is basically आपकी वेरिएबल सैम्पलिंग के लिए यूज होती है कि कितना डेविएशन आया है नंबर्स में. So do you think it will be relevant in case of attribute sampling or not? नहीं. Okay. So let me please no answer. Actual number of deviation found. So how many number of deviations are actually found? Yes. But if you logically think that you will decide sample size first, then go for testing, and then you will find the actual number of deviations. ठीक है, So समझा. it is this, yes, it is comes after deciding the sample size. Understood. Maximum tolerable rate.
नो। Why no? Tolerable rate. How much the like a maximum deviation auditor is willing to accept? बट वो तो सैंपल साइज हमने उठाया है, उसमें से जो मिला उसके बाद डिसाइड होगा ना। नहीं, टॉलरेबल रेट आपका फैक्टर है सैंपल साइज को डिसाइड करने में, क्योंकि टॉलरेबल रेट अगर जितना ज्यादा है, मीन्स जितना ज्यादा आप टॉलरेट कर सकते हो, दैट मीन्स आप उतना ज्यादा रिस्क ले सकते हो और सैंपल साइज को अपना कम रख सकते हो। ठीक है। ठीक है, ऐसी अगर आपका टॉलरेबल रेट कम है, मींस आप बहुत कम डेविएशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, दैट मींस आपको टेस्टिंग ज्यादा रखनी पड़ेगी। ओके, समझा। ओके, नेक्स्ट इज योर कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क मतलब कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे। हाँ, तो वो अफेक्ट करेगा। श्योर। हाँ। ओके, कंट्रोल रिस्क वैसे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम यहाँ बेसिकली अफेक्ट क्या करता है, रिस्क ऑफ एक्सेसिंग कंट्रोल रिस्क टू लो, ये फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, बट कंट्रोल रिस्क अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये ओवरऑल उसका रिस्क है कि ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल्स आपके कितने इफेक्टिव लाइक वर्क नहीं कर रहे। So if ठीक। you are testing some control, then overall control risk will not affect. Okay, I submit. So reliability factor, you were right. Reliability factor will affect the attribute, affect the sample size. So this is the probability. Okay, so I got it. Sorry. Basically, we have not considered the statistical impact, because in statistical method you have some tables which will give you the sample size based on the tolerable rate, based on reliability factor. So in that perspective it will affect your sample size. So it ठीक got है। skipped from my mind, sorry. कोई नहीं, कोई नहीं। Okay, so risk of accessing control risk too low. Okay, so I think the acceptable rate is not given. That's why they have considered it wrong. Explanation भी नहीं दी। ठीक है, आई थिंक वर्ड का ही डिफरेंस है, क्योंकि आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है कि लाइक एक्सेप्टेबल लेवल, कि कितना रिस्क आप लेने के लिए तैयार हो। आई थिंक लेवल के अकॉर्डिंग नहीं दिया, तो इसलिए आपका ये रॉन्ग कंसीडर हुआ है। ओके। Okay, so let's move to the next simulation. ये सैम्पलिंग वैम्पलिंग ये यूनिट 3 नहीं लेते हैं, सच्ची मेरा पढ़ना ठीक है, कोई नहीं, इसको डिस एग्जिट सेक्शन कर देते ना डायरेक्ट। अच्छा, बट आगे भी तो है ना सिमुलेशन, मैंने 5 सिलेक्ट की थी आज के लिए। हाँ, बट आपने वो यूनिट 3 में से सिलेक्ट किया तो सारे देखो वो ही आ रहे हैं। नहीं, यूनिट 3 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स थे ना, तभी ये आपके ऑडिट प्रोसीजर से रिलेटेड है, ये देख लेते हैं। आपने नहीं की यूनिट 3? नहीं, यूनिट 3 बाकी है मेरा, इसलिए तो अच्छा, बोल रही हूँ। मुझे लगा यूनिट 2 हम कर ही रहे थे ऑलरेडी 2 दिन से। वही प्रैक्टिस करते हैं। आज मैंने यूनिट 4 से स्टार्ट किया है और कल मैंने यूनिट 1 के स्टिमुलेशंस किए 5-6। अच्छा, ओवरऑल कितने आपके सिमुलेशंस इसमें टोटल दे रखे हैं कहीं? कितने? हाँ, 150 स्टिमुलेशंस है। ओके, नीचे जाओगे आपको दिखेगा ब्लॉक्स सारे। अच्छा, ये सारे स्टिमुलेशंस है, टोटल 150। अच्छा।
देखो, पार्कर is in charge auditor with administrative responsibilities for the upcoming annual audit of FGH company, a continuing client audit. Parker will supervise two assistants on the engagement and will visit the client before the fieldwork begins. Parker has started the planning process by preparing a list of procedures to be performed prior to the beginning of fieldwork. So this list include the review correspondence and permanent files, review prior year audit work paper, financial statement and auditor's report, discuss with the CPA firm what personnel are responsible for audit and non-audit services to the client and matter that they affect the examination, and discuss with management any current business development affecting the client. ठीक है, एक बार इतना रीड करो फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं. एक हाँ, पढ़ लिया है ना मैंने। मेरा पढ़ के हो चुका है। एक हाँ जी, हो गया, ये पढ़ लिया आपने. हाँ, पढ़ लिया। ठीक है, आपसे फर्स्ट पूछा हुआ है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशनल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ फील्ड वर्क एक्सेप्ट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर यू नीड टू कंप्लीट बिफोर स्टार्टिंग योर फील्ड वर्क. एक्सेप्शन बतानी है आपको, कौन सा नहीं करना, मतलब कि आफ्टर फील्ड वर्क होगा. अरेंज फॉर द क्लाइंट टू साइन द रिटन लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन. Arrange with the client for adequate working space. Coordinate the assistance of client personnel in data preparation, establishing and coordinate staffing requirement, including time budget. रिप्रेजेंटेशन लेटर। Okay. वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ही हुआ ना? Yes.
That's fine. Next is all of the following are additional procedures to be performed prior to the beginning of fieldwork except. So which of the following procedure you will perform before fieldwork exception बतानी है आपको means जो after fieldwork होगा इनमें से. Finalize internal control questionnaires, flowchart narrative as well as the audit program. Hold a planning conference with assistants assigned to the engagement. Determine the extent of involvement, if any, of the consultant, specialist, and internal auditor. Consider the effect of applicable accounting and auditing pronouncement, particularly the recent ones. Determine the extent of involvement, if any, of consultant, specialist, and internal auditors. Sorry, second one? Third one? हाँ, थर्ड वाला. ओके. बट ये आप प्लानिंग के टाइम पे ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको कितना अगर स्पेशलिस्ट इंटरनल ऑडिटर की जरूरत है तो. बिगिनिंग ऑफ फील्ड वर्क में ही. हाँ, ओके. एक्सेप्शन बतानी है कि आपको जो आफ्टर होता है फील्ड वर्क. देखो, होल्ड अ प्लानिंग कॉन्फ्रेंस वो भी प्लानिंग के टाइम हो जाएगा. यस. आगे. क्वेश्चनेयर भी हम प्लानिंग के पहले, प्लानिंग के टाइम ही तैयार कर देते हैं. क्यों? देखो, फ्लो चार्ट, नैरेटिव, क्वेश्चनेयर ये वर्किंग पेपर्स हैं रिलेटेड टू योर इंटरनल कंट्रोल. तो ये अच्छा. वर्किंग पेपर्स आप थोड़ी पहले ही बना लोगे. ओके. नेक्स्ट इज all of the following are additional procedure to be performed prior to the beginning of fieldwork except. सेम ही बताना आपको. Consider the need for appropriate engagement letter. Mail positive AR to debtor with particularly large balances. Prepare documentation setting for the preliminary audit plan or make preliminary judgment about materiality levels. सेंडिंग मेल्स टू डेटर्स फॉर कंफर्मेशन. Yes, ये आपका फील्ड वर्क है. तो ये आफ्टर मतलब ड्यूरिंग फील्ड वर्क होगा. सॉरी, बिगिनिंग में नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर ऑडिट प्रोसीजर विच मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर. आइडेंटिफाई विच ऑफ द procedure should be performed prior to the beginning of fieldwork. Obtain an understanding of the entity and its environment, or update the prior year's written audit program. सेकंड वाला मुझे एक बार वापस रीड करना है, तो खाली वो रीड हो नहीं रहा. अपडेट द प्रायर्स रिटन ऑडिट प्रोग्राम मतलब. आप मतलब पुराने किस ऑडिट प्रोग्राम में कुछ अपडेट कर रहे हो? ओनली वन, फर्स्ट वाला ऑप्शन. Okay. All of the following are additional same आपको फील्ड वर्क से जो पहले नहीं होता. Discuss the scope of examination with management. Establish the timing of audit program. Read the current year interim financial statement. Perform procedure to identify litigation claim and assessment, including sending a letter of inquiry to lawyer who have been consulted concerning legal matters. ऊपर के दो ऑप्शंस बताओ ना.
ओके वो लिटिगेशन वाला ऑप्शन। यस सो लिटिगेशन आपका ऑडिट प्रोसीजर हो गया जो आप ड्यूरिंग फील्ड वर्क करते हो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेम बताओ कौन सा। Evaluate technological changes and current government regulation that may have occurred since the conclusion of the prior engagement and may affect the client. Make preliminary judgment about reliance to place and accounting controls and written communication to the client that describe the significant deficiencies in internal control. सेंड रिटन कम्युनिकेशन। Okay, sure. हाँ। ठीक है ये भी आपका फील्ड वर्क है। ओके एक गलत है कौन सा। ओके फर्स्ट ओनली। अब किस पे दोनों ही बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फील्ड वर्क हो जाते हैं कि अगर क्योंकि आप प्रायर ईयर के वर्किंग पेपर से रेफरेंस लेते हो ना जब भी हाँ आप प्लान करते हो तो उसमें अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो यू कैन डू द अपडेट टू द प्रायर ईयर ऑडिट प्रोग्राम। भैया अपडेट यानी क्या अपडेट, मुझे वो नहीं समझा। अच्छा कि आपने जैसे पुराने प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं तो अब जब हाँ। नए बना रहे हो तो आप उस पुराने वाले को कुछ अपडेट कर सकते हो कुछ उसमें एडिशन कर सकते हो। आप एक एग्जांपल दोगे, मुझे ऐसे समझ नहीं रहा है। जैसे मान लो आपने पिछले साल किसी कोई भी अकाउंट या बैलेंस के लिए प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं। हाँ। इस साल आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो प्रोसीजर्स में मे बी आपने पहले इंटरनल कर रखी थी कंफर्मेशन अब आप एक्सटर्नल भी इंक्लूड करना चाहते हो सो ओके। यू कैन अपडेट दोस प्रोसीजर्स। समझा। Okay, so this is related to your analytical procedure. Basically आपको कैलकुलेशन करनी है ये रेशियोज कैलकुलेट करने हैं ठीक है। रेशियोज कैलकुलेट करने बहुत सिंपल हैं आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पता है डेप्थ रेशियो क्विक रेशियो और रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स का। डेट रेशियो क्या है? डेट अपॉन इक्विटी होता है। वो डेप्थ टू डेट अपॉन लायबिलिटीज। डेप्थ और लायबिलिटी सेम होती है। टोटल लायबिलिटीज। नहीं डेप्थ टू असेट्स का रेशियो ले लो क्योंकि डेप्थ में ही तो लायबिलिटीज आ जाएंगी सारी टोटल करो या टोटली तो आएंगी सारी। तो डेप्थ रेशियो आपका बेसिकली डेप्थ अपॉन असेट्स आ जाएगा मींस लायबिलिटीज अपॉन असेट। क्विक ठीक है। रेशियो पता है आपको कि जो नहीं। लाइक रेडियली कन्वर्टेड इनटू कैश है जैसे कैश हो गया आपका इसमें आ जाएगा आपकी रिसीवेबल्स आ जाएंगे और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगी इन्वेंट्री और प्रीपेड नहीं आते। ओके। और रेट ऑफ रिटर्न ऑन असेट्स का मतलब कि आपकी जो नेट अर्निंग है डिवाइड बाय योर असेट्स। बट क्विक रेशियो में आपने ये तो बताया, डिवाइड बाय क्या? लायबिलिटीज ओके। हाँ ठीक करंट है। लायबिलिटीज बेसिकली मतलब फॉर्मूले आपको पता चल गए। हाँ। अच्छा एक चीज ध्यान रखना जैसे ये हमारे रेट ऑफ रिटर्न आ जाते हैं मतलब जिसमें हम नेट इनकम अपॉन एसेट में बोल रही हूँ। हाँ। नेट इनकम मेरी इनकम स्टेटमेंट की मतलब वैल्यू है और नीचे डिनोमिनेटर मेरा बैलेंस शीट से आ रहा है। तो जब हाँ। भी ऐसे हो ना तो जनरली आपका डिनोमिनेटर में एवरेज लिया जाता है तो जैसे डिनोमिनेटर में असेट्स हैं तो एवरेज लेकर चलोगे करंट और प्रीवियस का एवरेज। अब इस केस में आई थिंक प्रीवियस ईयर नंबर नहीं दे रखे आपको है ना तो फिर नहीं आप दिया। टोटल ही लेके चलना असेट्स ठीक है। ओके। नहीं तो ऐसे होता है कि अगर आपकी जैसे नुमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग उसके फाइनेंशियल्स के अकाउंट आ रहे हैं तो फिर हम एवरेज लेते हैं डिनोमिनेटर में। समझा। ठीक करंट माइनस प्रीवियस ईयर। नहीं करंट प्लस प्रीवियस डिवाइड बाय 2। वैसा चलो है आगे। बाकी ओके। ये ऊपर वाली तो रेलेवेंट नहीं है ये लो ये कर दिए मैंने आपको शो आप मुझे कैलकुलेट करके नंबर बता दो।
और कुछ ठीक देखना है। है तो बता देना, मैं स्क्रॉल कर दूंगी। और कुछ आप बोल रहे थे? कैलकुलेटर यूज करने देंगे ना एग्जाम में? हाँ हाँ बिना कैलकुलेटर के तो फिर बैठे रहोगे आप। मैंने क्या पता ना दे तो। नहीं नहीं, बल्कि वही देंगे, सेंटर वाले ही देते हैं, अपना तो शायद अलाउड ही नहीं होता, मतलब ओके। हमारे उसमें तो नहीं होता था, सीपीएम में तो। ठीक है। सीएमए में तो फिर भी अलाउड था अपना ले जाना, बट सीपीए में वही देते थे कैलकुलेटर भी। बस जल्दी से एग्जाम दे दो। और जल्दी इवैल्यूएशन जल्दी प्रोसेस, तो ये बनो इवैल्यूएशन प्रोसेस खत्म ही नहीं हो रहा मेरा। वो थोड़ी सी वेट लगती है, वो मेरा भी सेम वैसी था, क्योंकि वो टाइम लेती हैं चीजें। बस उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आपका इवेल्युएशन रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आप एनटीएस मतलब जो भी एग्जामिनेशन के लिए एनटीएस इशू करा लोगे, उसके बाद टाइम नहीं लगता, बस यही पहले जो स्टार्टिंग के प्रोसीजर है वही ले जाते हैं 1-2 महीने ना। उन्हें डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए मेरा। हाँ तो तो पास। डिग्री सर्टिफिकेट बेसिकली, एक तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट जाएगी उसमें, हाँ। और डिग्री सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी डाल सकते हो आप उसमें, ओरिजिनल तो खैर जरूरत नहीं है क्योंकि रिटर्न तो आएगी नहीं। और पासपोर्ट की फोटोकॉपी डाल देना। और अगर तो एमकॉम भी करी आपने? नहीं, मैं तो जस्ट पास हुई हूँ अप्रैल में। अच्छा, तो फिर आपको वो क्रेडिट्स कहाँ से मिलेंगे एडिशनल? अ, अभी मैं आपको बताती हूँ। हम्म। देखो, क्रेडिट्स वाला एमकॉम में अभी नेक्स्ट ये जून 2026 से मैं करूंगी। तो जब तक करोगे? मेरा हाँ, तो जब तक मेरा ये सीपीए खत्म होगा, मेरे एमकॉम का फर्स्ट ईयर भी हो जाएगा, तो मेरे क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बट वो तो एग्जाम के लिए भी जरूरी होते हैं। एग्जाम के लिए 90 क्रेडिट से आप देना स्टार्ट कर सकते हो, मतलब वो ये स्टेट पे भी डिपेंड करता है आप कौन सा स्टेट ले रहे हो। अच्छा। और अच्छा ऐसे है मैंने क्या? क्योंकि हाँ, मेरे वाले में था कि मुझे चाहिए थी, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एमकॉम का कंप्लीट चाहिए था, तब मुझे एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी मिली थी। और प्लस मतलब मेरी जो कॉलेज जिस जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है ना, वो ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो मेरे ऑलरेडी 128 क्रेडिट पॉइंट्स तो है मेरे पास। अच्छा अच्छा, ऑटोनॉमस मींस? मतलब जैसे कि हर यूनिवर्सिटीज होती है ना, हाँ यूनि अ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो हाँ। वो अपने रूल्स खुद बना सकती है। वो अच्छा अच्छा। एजुकेशन सिस्टम खुद से कर सकती है। तो मुंबई अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो सारी जो कॉलेजेस है बाकी मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा, तो उसमें जो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है कॉलेजेस का, तो वो कॉलेजेस अपने खुद की एग्ज़ाम बना सकती है, खुद के अच्छा। पेपर्स बना सकती है, वो डिसाइड कर सकती है कि उस उनके स्टूडेंट्स क्या पढ़ सकते हैं। वो अच्छा सब्जेक्ट चेंज कर सकती है, सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स चेंज कर सकते हैं। अच्छा। सही है, मतलब ऐसा। फिर अगर आपको मिल रही है ठीक है, फिर तो साथ साथ एग्जाम दे देना और एमकॉम हाँ, चलती रहेगी। वही तो मतलब मेरे पास एक वो एडवांटेज था कि मैं एग्जाम दे सकती हूँ तुरंत। बट अभी ठीक। ये हुआ है कि मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है अभी। इधर मुंबई में कैसा होता है कि मैं अभी जैसे पास हुई अप्रैल 2025 में, मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया। बट वो जो डिग्री सर्टिफिकेट होती है ना, मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगी, मतलब अप्रैल 2026 में मेरा कॉन्वोकेशन होगा। हाँ वो सब में ही ऐसे होता है हाँ, तो बस मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो अभी आपके 5 महीने, 2-4 महीने ले जाएगा। तो अभी मतलब मेरे पास मेरे फिर कॉलेज ने ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड बनवा लो, ट्रांसक्रिप्ट तो शायद दे देंगे। ट्रांसक्रिप्ट तो भेज दिया है मैंने। अच्छा भेज दिया। हाँ, डिग्री सर्टिफिकेट आई थिंक ऑप्शनल होता है वो तो, मैं बट देख। उन्होंने मांगा है, ऐसा हो चुका है। प्रोविजनल निकलवा लो, फिर प्रोविजनल तो मिल अब जाएगा। वही सब करना पड़ा। और ऐसा है कि जो सीपीए का नासबा वाला है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के थ्रू मेरे पास आते हैं। तो ऐसा मैं डायरेक्ट ना उनको मेल कर सकती हूँ, ना मेरी कॉलेज कर सकते हैं। मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी को बोलना पड़ता है कि भाई तुम मेल करो। अच्छा तो ऐसे अच्छा। थोड़ा। अच्छा, मतलब आप कॉलेज के थ्रू एनरोल हुए हो सीपीए में, ऐसे है? नहीं 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 अच्छा। नहीं यार पता है सीपीए के ना है भी थोड़े से अजीब से रूल नहीं नहीं, वो वो थोड़े से। सीपीए तो ठीक है। वो अच्छा ऐसा कुछ मतलब उनका डायरेक्ट वो यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करते हैं।
मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, वो ऑटोनॉमस कॉलेज है और मुंबई यूनिवर्सिटी अलग है। तो मुझे पहले मेरी कॉलेज को बोलना पड़ेगा, मेरी कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी को बोलेगी, फिर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी नाजमा को जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में आता है, मतलब अंडर उसके है। हाँ, उसके अंडर आता है। अभी जैसे पैक भी कैसा है, वो एसईसी के अंडर आता है, बट वो खुद के रूल्स बनाता है, वैसा। अच्छा अच्छा, समझ गई। ठीक है, कोई नहीं, एक बार ये प्रोसेस हो जाएगा फिर तो मतलब आगे कोई इतनी लेंथी चीजें नहीं है। बस एनटीएस एक दिन में ही इशू हो जाता है और एग्जाम भी आप एक दिन में शेड्यूल कर सकते हो। हाँ, तो उसमें 1 महीना नहीं लगता है। नहीं, एनटीएस में तो नहीं लगता। अभी जैसे कि मेरा उन लोग ने बोल दिया कि एक इवैल्यूएशन सेकंड, मैं प्रोजेक्ट। आपको हाँ। बताती ही हूँ, मतलब यहाँ पर होगा मुझे। हम्म, सॉरी, मेरे को तो पासवर्ड ही नहीं ध्यान। बट आपको माइल्स के थ्रू प्लेसमेंट नहीं मिला? नहीं यार, ये कुछ नहीं कराते माइल्स वाले तो, सिर्फ नेम था इनका। मैं खुद हाँ माइल्स में मतलब जाने सिर्फ वाली थी। ये सिर्फ ब्रांडिंग में लग गए हैं, मतलब सोशल मीडिया पे सिर्फ हाइक बनाने में इतना, मतलब इतना वो है नहीं, बाकी मिलने वालों को मिलती भी है। कुछ को मिल जाती है, कुछ को नहीं। लक भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि इंटरव्यू भी आप कैसे दे रहे हो, लक भी थोड़ा सा, बाकी वो भी है। हाँ। अच्छा, अभी वो मुझे नहीं मिल रहा, मैं एक बार आपको पासवर्ड देख के फिर बताती हूँ। आप इतना ये कैलकुलेट करो, मैं चेक करती हूँ पासवर्ड। ठीक है। अभी ये डेट रेशियो निकालने के लिए मैं हम्म। टोटल लायबिलिटी सीधा कंसीडर नहीं करूंगी, या सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट? नहीं, टोटली। तो टोटल लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट। यस। देखो, आपकी मतलब एजुकेशन रिक्वायरमेंट, उसके बाद इवेल्युएशन, इवेल्युएशन रिपोर्ट आते ही बस आप एनटीएस इशू करा सकते हो, और एनटीएस इशू होते ही आप अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकते हो। ओके। हाँ, तो मतलब इसके बाद कोई लंबे प्रोसेस नहीं है, एक एक दिन के हैं। सो बेसिकली इवेल्युएशन हो गया आपका, एफएसीएस वाला हो गया, यही हाँ। थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी तो कोई
आगे चीजों में टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगा इवैल्यूएशन होने के बाद भी ऐसा बोला था 1 आध महीना जाएगा। हाँ, वो मेरे टाइम पे भी बोला था, बट मेरे मतलब एनटीएस हो गया था, साथ साथ ही इशू हो जाता है। आप अप्लाई करो अगले दिन ही आ जाते हैं। नहीं तो मतलब उस हिसाब से मैं फिर ऑफिस में छुट्टी डालूं, तो मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। अच्छा, एग्जाम के लिए। हाँ। वो जब आप मतलब एनटीएस करोगे इशू, उसके अकॉर्डिंग करवा लेना, क्योंकि एनटीएस तो 6 मंथ तक वैलिड होता है आपके एक पेपर का। तो ओके। आप 6 मंथ में कभी भी स्केड्यूल कर सकते हो अपना एग्जाम। नहीं नहीं, मुझे जैन एंड में देना ही है पेपर। अच्छा, इसी जैन, अगले हाँ। महीने। ठीक है। हाँ, क्योंकि ठीक है। जितना ज्यादा डिले करूंगी और फिर टाइम जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन लेकिन पहले रखना, क्योंकि एग्जाम बहुत कॉस्टली होता है, तो उसके बाद ही बराबर। स्केड्यूल करना एक बार। हाँ वो है। मॉक वगैरह देकर एक आधा फिर करना। नहीं, फिर एक मेरा थोड़ा ऐसा माइंडसेट भी है कि एक बार मैंने स्केड्यूल करा दिया, बोला पता है पैसा भर चुकी हूँ मैं, अब तो हाँ, पास ही वो होना मेरे है, जी साथ भी जाना है। सेम। मैंने ऑडिट की प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की थी और मैंने बुक कर दिया था। मुझे ये था कि मतलब, क्योंकि मतलब बाकी हम वेस्ट करते हैं टाइम को, कि जब हाँ। स्केड्यूल हो जाता है ना, तब थोड़ा सा लगता है कि अब तो करना ही करना है। थोड़ी सी हैबिट पढ़ाई, बन जाती है। कॉलेज में तो पढ़ाई एक रात पहले ही होती थी, हाँ। बट इधर तो मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक रात पहले, एटलीस्ट 1 महीना पहला तो अच्छे से हाँ, कर लूँ। एक बार मतलब गो थ्रू हो जाओ सारे सिलेबस से, जैसे अभी तो आपका सिलेबस हो चुका है ऑलमोस्ट, गवर्नमेंट ऑडिट रह गया। एक बार हाँ। हल्की हल्की प्रैक्टिस कर लो, फिर एग्जाम बुक करना 1 मंथ प्रायर में, ताकि ओके। वो 1 मंथ आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर भी दे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए। तो वैसे भी वो सर्जेंट वो प्रेशर दे तो रहा है, 40 डेज टू गो फॉर योर एग्जाम और ऐसा सब। हाँ, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ डेट वाला। सही सही कैलकुलेट करना, क्योंकि मैं नहीं कर रही अभी। ठीक है। ठीक है। जीरो पॉइंट फाइव जीरो ओके, डेप्थ रेशियो 0 पॉइंट। फाइव इंटू 100 भी करना होता है रेशियो में। हाँ, हाँ तो फिफ्टी पॉइंट परसेंटेज में देना आपको आंसर, क्योंकि 50.3%। 2.3, ठीक है। क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भी टोटल लाइबिलिटीज आएगा ना उसमें, डिवाइड बाय। नहीं, करेंट। क्विक रेशियो आपका बेसिकली लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्या ओटा। कि शॉर्ट टर्म ओके। ऑब्लिगेशंस कितनी फुलफिल कर सकती है कंपनी।
309.5। 309.5, ओके, परसेंटेज है ना, ठीक है। हाँ, परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट। असेट्स अपॉन टोटल इनकम बराबर असेट्स अपॉन नेट नेट इनकम इनकम। अपॉन असेट्स। नेट इनकम अपॉन असेट्स। यस। सो नेट इनकम कहाँ से लोगे? नीचे दिया हुआ है ना, अलग से मेंशन किया हुआ है। $600,000। टोटल असेट कितना है? 6042। और 9.9 ना, रिटर्न ऑन असेट। 9.9। हाँ। ओके, ठीक है, कुछ रिकैलकुलेट करना है? नहीं। ठीक है। ओके, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। 50.35 था। बट और डेसिमल कब तक कंसिडर करने का? नहीं, डोंट वरी, एग्जाम में आपकी रेंज होती है कि इस रेंज में आ रहा है तो करेक्ट है। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ एक एक उस पॉइंट के बाद वालों की वजह से गलत हो गया। नहीं, बट अगर इस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर लिखूं? वो दिया होगा आपको, अच्छा। अप टू 2। मोस्टली 2 ही होता है यार, राउंड ऑफ करके होल नंबर बोल देंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला तो मेरा राइट ही है। हाँ, नेक्स्ट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में इतना कैसे चेंज आ गया? कैश प्लस रिसीवेबल्स, हाँ, ये और किया। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट दे रखी है आपको। नहीं, बट इधर प्रीपेड असेट। करंट बेसिकली ये तीनों का सम हो जाएगा ना। या आप क्या कर सकते हो, ये टोटल में से लॉन्ग टर्म हटा सकते हो। मैं, एक मिनट, करंट लाइबिलिटी में मैंने क्या लिया? रुक जाओ, मुझे खुद देखना पड़ेगा। हाँ, मैंने वो लॉन्ग टर्म डेट माइनस नहीं किया, मैंने सीधा टोटल लाइबिलिटीज ही ले ली।
नहीं, करंट हाँ लायबिलिटीज आती हैं, अगर तो करंट दे रखी होती तो वो ले लेते हैं, नहीं तो ये तीनों करंट हैं, इन तीनों का सम ले सकते हो या टोटल में से लॉन्ग टर्म हटा दो। मैंने अदर करंट लाइबिलिटीज नहीं लिया था, मैंने ऊपर दोनों मतलब $1,300,000 ले लिया था सिर्फ, अदर करंट लाइबिलिटीज नहीं काउंट किया था। हम्म, समझ में आया क्विक हाँ रेशियो? समझा। हाँ ओके, नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑन असेट्स। सो यहाँ 14.07 और आपका क्या है 9.90। नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लिया था मैंने। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आता ही नहीं, नेट इनकम ही आती है। तो इधर इन्होंने क्यों लिया है? ये गलत है, मिस्टेक है। और वो रेट भी ऑफ डिवाइड किया है। डिवाइड तो इसको किया है ना, ये तो ऐड किया है। नहीं नहीं, ऐड थोड़ी किया है, ऐड है वो, मुझे डिवाइड जैसा दिख रहा है, सॉरी। ओके, ये वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आना चाहिए क्योंकि आपका फॉर्मूला यही होता है, नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज एसेट। ठीक ठीक है, है। मैं फोटो खींच रही थी, सर को भेज दूंगी। हाँ ठीक है। ओके, ठीक है, आपको बताना है फॉर ईच ऑफ द ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यू हैव टू स्पेसिफाई वेदर इट इज अ जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन। जनरल मतलब पूरी आईटी पे जो कंट्रोल लगे हुए हैं, एप्लीकेशन मतलब कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो जनरल हुआ फर्स्ट वाला पासवर्ड। ओके, एडिट चेक। एप्लीकेशंस पे लगता है। यस, इनपुट कंट्रोल है आपका, ये एडिट चेक। प्रोसीजर फॉर सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। जनरल। फायरवॉल। एप्लीकेशन। Automatic printed report when errors are discovered by the system. एप्लीकेशन। ठीक है, पक्का कर दूं सबमिट? कर दो कर दो। ऐसे एग्जाम में नहीं करना लेकिन इतनी हाँ हाँ। जल्दी। ठीक है, आपका एक गलत है। फायरवॉल, फायरवॉल जनरल कंट्रोल है क्योंकि दीज आर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू द नेटवर्क as these controls relate to all EDP activities instead of specific accounting tasks, they would be considered general control. नहीं समझा। क्योंकि बेसिकली आपकी किसी प्रोग्राम स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं है, बल्कि पूरे कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है बेसिकली जो आपकी पूरी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अनऑथराइज कोई एक्सेस ना हो उस पे। ओके। ठीक है। हाँ समझा। ओके, ये आपका है उस बैंक रिकंसिलेशन से रिलेटेड, बट ये हो नहीं पाएगा अभी। ठीक है फिर वो फ्राइडे। हाँ, लेकिन नोट करके रख लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये करेंगे हम। बैंक रिकंसिलेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है मतलब ऑडिट में, तो ये मे बी उस, हाँ, रिकंसिलेशन से रिलेटेड ही है। ये कोई इसका नंबर नहीं है क्या नोट करने के लिए? नहीं, ये आप है। एग्जिट सेशन कर दो। हम्म। फिर बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टिमुलेशन में ऊपर आ जाएगा कौन सा पेंडिंग है, हमने छोड़ दिया है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे देखो रेज्यूम सेशन करके दिख रहा है, उधर उधर से अच्छा, हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर ये बैंक रिकंसिलेशन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी आपको कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है।
ओके सो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।